आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोनीपत में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें आप पार्टी हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष एवं सोनीपत विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र गौतम ने संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष योगेश पाल और शेर मोहम्मद मौजूद रहे। देवेंद्र गौतम ने कहा कि 22 सितंबर को सोनीपत दौरे पर आए मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया। जब वे जनता की मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, सड़क, सफाई और अन्य जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, तब सरकार द्वारा बीच रास्ते में ही पुलिस द्वारा उन्हें जबरन डिटेन करवा लिया गया। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला हनन है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, जिसको भाजपा सरकार जबरदस्ती दबाना चाहती है। देवेंद्र गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के सवालों से डरती है। जनता जिस जीएसटी के बोझ तले 8 वर्षों तक पिसती रही, आज उसी पर भाजपा जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। यह हास्यास्पद है। देवेंद्र गौतम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से तीखा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या भाजपा सरकार जनता से लूटे गए टैक्स के पैसे वापस करेगी? क्या भाजपा सरकार बताएगी कि किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और गरीब तबके को जीएसटी ने कितना नुकसान उनकी सरकार द्वारा पहुंचाया गया? आज पूरा समाज भाजपा सरकार की नीतियों से नाराज है और भाजपा केवल उत्सव और प्रचार के माध्यम से जनता को बहकाने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब भाजपा को समझ चुकी है। देवेंद्र गौतम ने कहा कि चाहे भाजपा कितने भी दमनात्मक कदम उठाए, आप पार्टी जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। दरअसल ये जो प्रेस वार्ता है, एक तो 22 सितंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार सोनीपत के स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने के लिए नागरिक अस्पताल और डी क्रस्ट में पहुंचने वाले थे, लेकिन नागरिक अस्पताल की दयनीय स्थिति को भांप लिया यहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ की चालाक सीएमओ ने वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर उस स्वास्थ्य मेले को डी क्रस्ट में लगवाने का काम किया, जहाँ पर स्वास्थ्य मेले का जो पर फायदा था वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पहुँच पाया जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वहाँ पे गए लोग। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन भी था, मैंने सिक्योरिटी ब्रांच के द्वारा जो भी पुलिस सिक्योरिटी है कि मेरा मैसेज जो है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, और मुझे सिर्फ 1 मिनट का गुहार लगाई थी। मेरा कोई निजी स्वार्थ उसके अंदर नहीं था, सिर्फ 1 मिनट का समय मुझे मुख्यमंत्री जी से चाहिए था, क्योंकि मुझे जो मुद्दे थे जनहित के, जो लगातार मैं मुद्दों को उठा रहा था, कुछ पे काम प्रशासन द्वारा किया गया है, कुछ अभी भी बचे हुए हैं, उन्हीं का संज्ञान दिलवाने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा था। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का, हनन करने का जो तरीका सरकार के द्वारा पुलिस को आगे करके अपनाया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। और आने वाले समय के अंदर ये आवाज़ जो जनहित के अंदर उठती है, ये इस तरीके से इन चीज़ों से दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ यूं ही बुलंद होती आई है और जनहित में यूं ही बुलंद होती रहेगी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बताना चाहूँगा कि जो मुद्दे थे हमारे, पहले भी आपने पता है कि मैंने विकास को मैंने धरती के ऊपर उतारा, जिस विकास की बात करते हुए बरगला करके लोगों से वोट ली है भारतीय जनता पार्टी ने, उस विकास को मैंने इस मानसून के अंदर जल भराव के अंदर उतारा। लोगों ने काफ़ी सराहना की, लोग उससे रूबरू हुए। उसके बाद मैंने सड़क खड्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो झंडे पर लगा हुआ था उसको बिछा करके, क्योंकि खड्डों में कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, तो हमने सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। अब हालात ये है कि सड़कों के खड्डे भरे जा रहे हैं, आवाज़ उठाई तो वो काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आवाज़ उठाने के बाद भी नहीं हो पाते। जनता, जितने भी वार्ड मेरे सोनीपत शहर के हैं, हर एक वार्ड, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर गलियाँ उखाड़ी नहीं गई है, जहाँ पे नालियाँ उखाड़ी नहीं गई है, जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी अगर बारिश हो जाए तो छोड़ो, जो घरों का पानी भी जब निकासी, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उनका पानी भी चलने लग जाए तो भी सड़क के ऊपर आ जाता है। कोई समाधान प्रशासन के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। हम ये भी कहते हैं ठीक है, ज्ञान का अभाव हो सकता है, हम चुने जाते हैं। मैं यहाँ के विधायक हैं, मेयर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके लोगों के साथ बैठ करके सोनीपत शहर को कैसे सुधारा जा सकता है, कुछ अपने जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे पास टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। आप उनके ऊपर अगर सुधार करना चलेंगे तो ये जनता आपको भी आशीर्वाद देगी। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा आपका होगा। आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो आप इसके ऊपर विचार कीजिए। अब मैं आपके सामने जो मेरे पॉइंट्स थे उस दिन मिलने के लिए, मैंने आपके पास अपना लेटर भी, पत्र भी भेजा था, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा उस चीज़ का जिक्र इस प्रेस वार्ता में करना चाहूँगा
पहला हमारा पॉइंट था पीजीआई रोहतक और जीएच सोनीपत की लापरवाही के चलते एक वर्ष की मासूम जो पानी में डूब गई थी, जिसमें सांसें लौट आई थी सीपीआर वगैरह देने से, लेकिन पीकू की सुविधा ना होने के चलते उस बच्ची ने अपनी जो है जीवन को छोड़ दिया। उसकी जांच आज भी अधर में लटकी हुई है। लिखित रूप में शिकायत दी गई है मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, हर जगह SC/ST आयोग के अंदर शिकायतें भेजी गई है, पुलिस को शिकायतें की गई है, लेकिन कोई उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार आज भी न्याय की आस लेकर के बैठा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखा हुआ है। दूसरा हमारा पॉइंट था GH सोनीपत के अंदर जो डॉक्टर CMO मैडम को बिठाया गया है और जो 4 सीटेड डॉक्टर जिन्होंने सरकार के खिलाफ धरनाबाजी की, नारेबाजी की और जिनको बार बार 4 सीटेड के द्वारा इन CMO के द्वारा लिखा जाता है और उसके बाद उनको क्रीमी लेयर पोस्ट के ऊपर बिठाया गया, गोपनीयता भरी वाली पोस्ट के ऊपर चार्ज दिया गया। आखिर क्यों, इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऊपर 8 लाख रुपए के सरकारी पैसे के गबन के आरोप लगे, जिन्होंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर रसीदों में काटी गई रसीदों का पैसा जो है सरकारी खजाने के अंदर जमा नहीं करवाया। उन व्यक्ति को संभालखा से डेपुटेशन पर यहाँ पर क्यों भेजा गया? आखिर किसकी सिफारिश पर ये CMO, ये डॉक्टर, करप्ट डॉक्टर और ये अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये सवाल जनता जानना चाह रही थी। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, कांटा भी अगर लग जाता है तो आते के साथ रेफर कर दिया जाता है। तो आखिर गरीब नागरिक अस्पताल के अंदर इलाज नहीं, प्राइवेट में जाता है तो जेब को कटवाता है। एम्बुलेंस रेफर लिख देते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, 2 एम्बुलेंस है, एक कई बार खराब हुई रहती है, एक एम्बुलेंस VIP मूवमेंट के अंदर रहती है। तो आखिर जो एम्बुलेंस जनहित के अंदर जन स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के लिए लगाई गई है, वो जब जनता को जरूरत पड़ती है वो एम्बुलेंस क्यों उपलब्ध नहीं हो पाती? मैं माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप VIP रूट लेकर के चलते हैं तो अपने लिए एक बढ़िया सी एक एम्बुलेंस अलग से खड़ी करवाइए। जनता के लिए जो लगाई गई एम्बुलेंस है उनका इस्तेमाल आप मत कीजिए। ये जनता के जो अधिकार है उनके खिलाफ है। टूटी सड़कों का जो हमारी 2 साल पहले सड़कों का निर्माण हुआ था, काफ़ी अच्छा पैसा PWD विभाग ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की देखरेख में लगाया गया था, वो सड़कें 2 साल भी नहीं चल पाई। क्यों? क्या उनका कोई टेक्निकल ऑडिट सरकार कराएगी, या कोई टेक्निकल ऑडिट हमारे DC साहब कराएंगे, या कोई टेक्निकल ऑडिट जो हमारे विधायक मंत्रीगण जो भी बने हुए हैं वो करवाएंगे इनका? ये बड़ा सवाल है। 2 साल के अंदर सड़कें बनी, काफ़ी मशक्क़त के बाद 8-10 साल आवाज़ उठी तो सड़कें बनी, 2 साल में वो टूट गई है। दोबारा पेच लगाए जा रहे हैं, उन पेचों के ऊपर लगने पर जो खर्चा आ रहा है वो क्या वो ठेकेदार देगा जिसने सड़कें बनाई थी, या फिर कैसे ये काम हो रहा है? अब नई सड़कों के जो टेंडर होने लग रहे करोड़ों रुपए के, पहले भी करोड़ों रुपए लगा करके इस तरीके, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? के अंदर सामग्री किस गुणवत्ता की लगाई जा रही है? ये बहुत सारे सवाल जो है सरकार की सोच पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सोच पर, यहाँ के अधिकारी जो भी बैठे देख रेख में काम हो रहा है उनके ऊपर खड़े होते हैं। बाबा धाम के पीछे लगातार आवाज उठ रही है, बड़ा अच्छा शानदार मंदिर बना हुआ है, पीछे खत्ता है, गंदगी के ढेर है, लगातार आवाज उठ रही है। बीजेपी का ही ज्वाइन कर चुके निर्दलीय पार्षद मुकेश सैनी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं हैरत अंगेज, मतलब मैं सोच करके वो नहीं होता कि बीजेपी के पार्षद आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनको कोई सुन नहीं रहा। आखिर मेयर साहब या कमिश्नर साहब के ऊपर किसका प्रेशर है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्यों उस खत्ते को वहां से उठाया नहीं जा रहा? एक पवित्र जगह से भारतीय जनता पार्टी तो सनातन धर्म को मानने वाली है, मंदिर के ठीक पीछे खत्ता पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर है, तो आखिर कहाँ लेकर के जा रहे हैं सोनीपत शहर को? उसके बाद शनि मंदिर का जो अंडरपास था, जल वहाँ पे ग्रिल टूटी हुई थी, आवाज उठाई, वहाँ वेल्डिंग कर दी, लेकिन आज भी अगर आप मौके पर के जा करके आप देखेंगे तो वहाँ पे पानी भरा हुआ है, उस ग्रिल का कोई भी अच्छे तरीके से समाधान नहीं हुआ है। शायद दोबारा से थोड़ी बहुत जागे थे अधिकारी, दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे। परिवार पहचान पत्र जो कि लोगों के लिए परमानेंट परेशानी पत्र बन करके रह गया है, उसकी आड़ में लोगों के ID के अंदर, फैमिली ID के अंदर व्हीकल चढ़ाए गए हैं, 4 व्हीलर चढ़ाए गए हैं, 2 व्हीलर चढ़ाए गए हैं, लगातार आवाज़ उठती आई है। उससे जो राशन कार्ड कट गए हैं, BPL, जो पेंशनें कट गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो क्लरिकल स्टाफ के ऊपर डाल देते हैं कि बाई मिस्टेक ये चढ़ गया है, फिर उसको ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खाते हैं। 4-4, 5-5 महीने के अंदर वो राशन कार्ड बन रहा है। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो 4-5 महीने कहाँ से राशन लेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के DC साहब से मेरा निवेदन है कि जब तक उनके राशन कार्ड नहीं बन जाते, जिस भी क्लरिकल स्टाफ ने जिसकी ID के ऊपर वो वहाँ पे काम हुआ है, उसी की तनख्वाह से उसका पैसा काटा जाए और उस गरीब परिवार को जो है राशन सुनिश्चित किया जाए, वहाँ पर उसके पास राशन पहुँचता रहे। बागड़ी लोहार की बात आई थी कि जो उनको उठाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी, हस्तक्षेप मैंने किया तो वहाँ पर वो टीम वापस आई। कमिश्नर साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी।
उसी दिन, उससे पहले मैं फ़ोन करता रहा, उसके बाद भी मैं फ़ोन करता रहा। आयुक्त महोदय से को पता नहीं, या यहाँ के सोनीपत के अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कह रखा है कि आम आदमी पार्टी वाले का या देवेंद्र गौतम का किसी फ़ोन आ जाए तो आप लोगों को उठाना नहीं है। उसके बाद कोई फ़ोन पिक नहीं हो रहा। हम जनहित के अंदर फ़ोन करते, देवेंद्र गौतम ने कोई अपना अवैध निर्माण नहीं करवाना, कोई उसने इलीगल चीज़ आपसे नहीं करवानी, कोई इलीगल प्रॉपर्टी आईडी देवेंद्र गौतम ने नहीं बनवानी। जनता के मुद्दों पे बात करता है देवेंद्र गौतम, तो अगर फ़ोन नहीं उठाओगे तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कल को मैं उन जनता को लेकर के प्रदर्शन करते हुए यहाँ आकर के ताले लगाऊंगा तो वो ठीक रहेगा, फिर आप मेरे ऊपर पर्चे दर्ज करेंगे तो क्या वो ठीक रहेगा? तो कमिश्नर साहब को जनता के बारे में, उस गरीब लोगों के बारे में सोचनी चाहिए। उन बागड़ी लोहारों के राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड सब सोनीपत के वहीं की आईडी पे बने हुए, वो बाहर के निवासी नहीं है। और रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 कहता है किसी को भी उजाड़ने से पहले उसको रहने के लिए जगह सुनिश्चित करवाना सरकार और स्थानीय प्रशासन का काम है। उनको उजाड़ने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वहां से उठाने से पहले उनके रहने के लिए जगह सुनिश्चित करे, अन्यथा ये जो आंदोलन है सड़कों को जाम करने का लिए हो जाएगा। उनके पास जाने की उससे पहले जरूरत नहीं है, जब तक उनका कोई समाधान नहीं हो जाता। आपके पास हम मिलने के लिए आए थे, कमिश्नर साहब नहीं मिले, तो ज्वाइंट कमिश्नर मैडम से हमारी मुलाकात हुई। मीतू धनखड़ जी का एक बड़ा ही मतलब बयान था जिसके ऊपर मुझे आपत्ति भी हुई, मैंने सवाल जवाब भी किए। उन्होंने बोला आधार कार्ड तो कोई भी कहीं से बनवा लेता है। मेरा जवाब वहां पर था कि हाँ मैडम, इन्होंने अपने बागड़ी जो झोपड़ी डाल रखी है उसके अंदर मशीन लगाई हुई है, अपने आधार कार्ड खुद प्रिंट करते हैं। आखिर सरकारी अधिकारी उन कार्डों को बनाता है, उन बीपीएल कार्डों को बनाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि आधार कार्ड कहीं भी बन जाता है? इसका मतलब चोरी हो रही है तो सरकार के और अधिकारियों का नाक नीचे हो रही है। ये बहुत गलत उनका बयान था। अब सबसे बड़ा मुद्दा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसी रेस्ट हाउस के अंदर बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े एक जीएसटी को लेकर के मेरा यह विषय है, बड़े बड़े की बचत उत्सव। मैं तो रहम आता है मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कि वो किस प्रकार से जलील होते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको करवाती है। वो बेचारे सोचते हैं कि थोड़े दिन पहले जो जीएसटी लगाया था, क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था या इंदिरा गांधी जी ने लगाया था या कोई और प्रधानमंत्री आकर के उस जीएसटी को लागू करके गए थे? 8 साल तक उस जीएसटी की आड़ में आपने जनता के पैसे को लूटा है, आपने उस जनता के टैक्स के पैसे पे डाका डाला है। आखिर उसका हिसाब कौन देगा? आज आप जीएसटी कम करके, लोगों को बरगला करके और जीएसटी बजट उत्सव मना रहे हैं। अरे वो जो डाका आपने डाला है, वो जो लूट आपने की है, उस लूट के उत्सव की बात कौन करेगा? इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, हमारे साथी सड़कों पे उतरेंगे और बैनर ले करके सड़कों के ऊपर हम जागरूक करेंगे। 8 साल के पैसे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी दे, उसके बाद आगे की बात करे। कहते हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत सारी खामियां जीएसटी के अंदर कमी करने के पीछे का इनका बताऊंगा। बोले कि हमने जो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर पेंसिल पे, शोपनर पे, नोटबुक के ऊपर, किताबों के ऊपर हमने जीएसटी लगा हुआ था, उसको जीरो कर दिया। अब आप इसके पीछे का खेल समझिए। जो रॉ मटेरियल आता है जिससे पेज बनता है, उसके ऊपर पहले जीएसटी 12% होता था, अब वो जीएसटी 18% हो गया। तो क्या हमारी बुक का या नोटबुक का प्राइस कम होगा? वो तो उतने की मिलेगी। किसको फायदा हुआ? आज तक दूध के रेट के डाउन कम नहीं हुआ। अमूल की थैली पहले भी 35 की बिकती थी, आज भी 35 की बिक रही है। मेरे पास अभी वीडियो है, मैं अब सबके पास भी उसको सर्कुलेट करूंगा। वो आज भी 35 की बिक रही है। कहाँ हुआ 22 तारीख से कम? ये तो फायदा उल्टा उन्हीं कंपनियों को होगा जिनको फायदा, जो जीएसटी को के नाम पे ऑलरेडी लूट रही है, या सरकार के खजाने भरे जाएंगे जो उनके चंदे के नाम के ऊपर उनको पैसा भेजेंगे। तो इसके ऊपर सवालिया निशान है और इसके ऊपर जवाब दे कि आखिर वो जो 8 साल आप लोगों ने जनता का टैक्स का पैसा लूटा है जीएसटी के रूप में, उसका हिसाब कौन देगा? कल मेरे पास एक तस्वीर आई डीसी साहब की, मैंने आप सबके साथ भी उसको साझा किया। मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा नहीं लगा। एक आईएएस अधिकारी है, उनकी रेपुटेशन पे सवाल खड़े हुए और वो एक कॉर्नर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साइड में लग करके उनको कॉर्नर के अंदर और एक किसी के पीछे खड़े हैं डीसी साहब। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे डीसी साहब से संवेदनाएं हैं, उनके प्रति मेरी सिंपैथी है, चाहे वो मुझे कैसा भी समझते हो। एक बार ललित शिवाजी यहाँ पर डीसी थे, वो भी एक यमुना का दौरा करने के लिए गए थे और उनके कंधे पे हाथ यहाँ के हमारे पूर्व सांसद रखे हुए थे। वो वीडियो भी मैंने उस टाइम पे मीडिया के साथ साझा की थी और मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि एक आईएएस अधिकारी है, सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च सर्विस है देश की। अगर आपको नेता हैं आप और आपको उसकी इज्जत करना नहीं आता तो कम से कम उसकी इंसल्ट भी मत कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मौजूद मुख्यमंत्री जी से और वहाँ पे मौजूद प्रदेश अध्यक्ष जी तो और सभी के सभी जो विधायक वहाँ खड़े हुए थे, मैं उनसे
चाहता हूं कि वो इसके ऊपर खेद प्रकट करे, वो उपायुक्त सोनीपत से माफी मांगे कि उनको कैसे कॉर्नर के अंदर खड़ा हुआ था, उनको इस तरीके से जलालत भरी मतलब खड़ा करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। अरे क्या कहां तुम 5 साल के लिए नेतागिरी झाड़ने के लिए आ गए, तुम जनता को जलील करते हो, साथ में अधिकारी को भी जलील करते हो। उससे दूसरी बात, मैं उपायुक्त महोदय को भी एक मशवरा सलाह देना चाहूंगा कि कुछ जरूरत नहीं है जी हजूरी करने की नेताओं की। 5 साल के लिए कोई भी सरकार आए, आप आईएएस अधिकारी है, कहीं भी जाओगे तो आप इज्जत की पोस्ट है, आप कहीं भी बैठ के काम करोगे। ये जी हजूरी तो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बनी है, जो भ्रष्ट होगा वो जी हजूरी करेगा। आपको कोई जरूरत नहीं थी वहां पर वो दीप प्रज्वलित वाला स्टैंड लेकर के जब चले तो आपको आपके पीछे जिलाध्यक्ष खड़ा भारतीय जनता पार्टी का, उठाए ना। भारतीय जनता पार्टी वाला उस आईएएस अधिकारी उस डीसी से भी ऊपर हो गया क्या? वो उठाए ना उस दीप प्रज्वलित वाले स्टैंड को, खुद डीसी साहब उसको लेकर के आगे दौड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं डीसी साहब के प्रति संवेदनाएं हैं और दुख है, पीड़ा है डीसी साहब के प्रति कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए, सरेआम मीडिया के अंदर निकलवाना चाहिए कि हमने जो व्यवहार डीसी साहब के साथ उस दिन वहां पर डी क्रस्ट के अंदर किया है तो हम उनसे माफी चाहते हैं। मुख्यमंत्री वो हमारे भी हैं, आने वाले समय के अंदर हम जरूर आगे फिर मिलने की कोशिश करेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि हमें समय दे, हम कोई टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं है, हम आबादी के हकों की आवाज़ उठाते हैं। सरकार भी बदनाम होती है, आपके जो ये नेता यहाँ पर आपने विधायक पार्षद या मेयर बना के रख रखे, ये आप तक वो बातें नहीं पहुँचाते जो बातें हम पहुँचा देंगे। हम आपको असलियत से आपको सामना करवाएंगे, इसलिए हमसे समय दीजिए, हमें मिलिए। हम जरूर आपसे एक सकारात्मक सोच के साथ हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो आगे भविष्य में मैं इच्छा रखता हूं कि मैं मिलने के लिए आऊँगा। अभी आप सभी पत्रकार साथियों को अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से ले सकते हैं।